गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोगों ने जनरल साइंस स्टार्ट किया था। जनरल साइंस के अंतर्गत हम सबसे पहले फिजिक्स स्टडी कर रहे थे। फिजिक्स के अंतर्गत लास्ट टॉपिक आज बचा हुआ है हीट, जिसको आज कवर करेंगे। हीट के अंतर्गत जितने भी नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनके कंसेप्ट को समझेंगे और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आंसर को भी देखेंगे हम। और विद कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट यदि आपके क्लियर होंगे तो आप आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा हीट जैसे ही खत्म होगा, यानी आज का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। अब केमिस्ट्री में भी आपके 2 या 3 लेक्चर्स रहेंगे मेरे, क्योंकि केमिस्ट्री में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक्स में उठाता हूँ और उनको भी इस तरीके से उठाऊंगा कि ब्रीफ करते हुए, ब्रीफ में और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ब्रीफ में भी रहेगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और रिकॉल करने में आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट, देखिए हीट स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए टेम्परेचर क्या होता है। ताप, जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर्स, है ना, टेम्परेचर्स। आपने देखा कोई वस्तु हमको गर्म लगती है अथवा ठंडी लगती है। क्या क्या लगती है? गर्म अथवा ठंडी। यानी कि कभी देखा आपने कोई वस्तु आपको गर्म लगेगी या अथवा ठंडी लगेगी, है ना। तो यह किसके कारण होता है? टेम्परेचर के कारण। ताप एक सूचकांक है। क्या है? सूचकांक है, एक इंडिकेटर है जिसके द्वारा किसी वस्तु को गर्म अथवा ठंडा प्रतीत होती है। यानी कि किसी भी वस्तु को गर्म अथवा ठंडा महसूस किया जाता है, वो किसके द्वारा होता है? टेम्परेचर के द्वारा फील होता है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब टॉपिक आता है हीट। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो आपने देखा है बचपन से स्टडी करते हुए हम लोग आ रहे हैं। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार बताइए, ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, तो यानी कि इन तीनों में एक ही रिलेशन है ना, एक ही रिलेशन है, यानी कोई ना कोई तो रिलेशन है। तो देखिए क्या रिलेशन है, पहली बात तो हम देखेंगे। ठीक है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा देखिए, ऊर्जा से ही आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैसे होगी ये भी बताएंगे हम, और कार्य से ऊर्जा कैसे होगी ये भी देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, माना ए कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु बी है। ठीक है, एक कोई वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। दोनों के मध्य में टेम्परेचर में अंतर है, टेम्परेचर में, ताप में अंतर है, दोनों के मध्य में, है ना, अंतर। और माना ए अधिक गर्म है, और एक कम गर्म है। ठीक है, कम गर्म है, तो दोनों के मध्य में टेम्परेचर में अंतर है, तो इनके मध्य में ऊर्जा का प्रवाह होगा, है ना। जब यानी अधिक वाली से कम की ओर होता है। कब होगा? अधिक वाली टेम्परेचर से कम वाली टेम्परेचर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होगा। जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जब दो वस्तु के मध्य में ताप में अंतर है और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, तो उस दौरान हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Q से। अब यहाँ पे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए, ऊष्मा और ऊर्जा एक ही है एक तरह से। ठीक है, अब इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ऊष्मा को Q से। अब देखिए, अब बर्फ के सपोज 2 टुकड़े लिए आपने, बर्फ के 2 टुकड़े लिए, दोनों को रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों को रगड़ रहे हैं। तो दोनों को रगड़ने से
क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है। क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है। बर्फ़ क्यों पिघल रही है? जो ऊष्मा आपको उत्पन्न हो रही है वो ऊष्मा कैसे हो रही है? पिघलने से, यानी कि रगड़ने से। रगड़ा कैसे जा रहा है? यानी कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है। यानी कि जब दोनों बर्फ़ के टुकड़ों को रगड़ रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है? कार्य कर रहे हो। रगड़ने के द्वारा आपने कार्य किया, कार्य के द्वारा क्या हो? ऊष्मा प्रोड्यूस हुई। क्या हुई? ऊष्मा प्रोड्यूस हुई, जिसके कारण बर्फ़ पिघलने लगी। ठीक है, समझ में आया? यानी कि वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा ही आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, अथवा कह सकते हैं वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा ही आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इतना समझ में आ गया? बस इतना ही रखिए। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अब यदि वस्तु द्वारा किया गया कार्य W है, क्या है? W है, किया गया कार्य W है, तो एक रिलेशन होता है J बराबर W/Q। क्या होता है? J बराबर W/Q। W क्या है? कार्य, और J Q क्या? ऊष्मा। और J क्या है? J क्या है? यांत्रिक तुल्यांक। क्या है? यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, Q क्या है? यांत्रिक तुल्यांक। वो सॉरी, J क्या है? यांत्रिक तुल्यांक। तो W बराबर क्या कह सकते हैं बेटा हम? J × Q। ठीक है, अब या तो J का यूनिट क्या हो गई बेटा? J का यूनिट हो गई आपकी कार्य की, क्या होगी? जूल, और इसकी क्या होगी? कैलोरी। क्या होगी? कैलोरी। Q ऊष्मा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैलोरी से। ठीक है, एक मिनट देखिए, जहाँ J का मान, इस J का मान क्या होगा बेटा? जहाँ J का मान होता है 4.186 जूल पर कैलोरी। जूल पर कैलोरी। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, J की वैल्यू कई बार पूछी जाती है कि यांत्रिक तुल्यांक है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 4.186 जूल पर कैलोरी उस J की वैल्यू, वो सॉरी J की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसी में मेन टॉपिक आता है, टेम्परेचर्स को मेजर किसके द्वारा करते हैं ना? ताप को किसके द्वारा मापा जाता है? ताप को जिसके द्वारा मापा जाता है उसे तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमापी। ठीक है, अब तापमापी भी कई होते हैं, जैसे अब इसमें क्वेश्चंस बनता है द्रव तापमापी। तापमापी, ठीक है, डॉक्टरी तापमापी, गैसीय तापमापी, तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी। एक्चुअली मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके यानी कि एक रेंज दे दी जाती है टेम्परेचर्स की, इसको द्वारा यानी कि किसके द्वारा मापा जाएगा। ठीक है, तो जब द्रव तापमापी की बात की जाए तो द्रव तापमापी में हमेशा यूज किया जाता है एल्कोहल का यूज किया जाएगा अथवा मरकरी का यूज किया जाता है, यानी पारा का। ठीक है, याद रखिए, मरकरी अथवा एल्कोहल का द्रव तापमापी में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मापा जाता है -40 डिग्री सेल्सियस से टू 300 डिग्री सेल्सियस तक। -40 से 300 या 340 तक कई जगह दिया हुआ, 340 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, डॉक्टरी तापमापी आप जानते हो, यानी कि डॉक्टर लोग जो यूज करते हैं वो किस, उसके द्वारा 37 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापा जाता है। ठीक है, अब गैसीय तापमापी में 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापा जाता है। अब
500 डिग्री सेल्सियस का जब मापते हैं तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोजन गैस का। जब 1500 डिग्री सेल्सियस का माप किया जाता है तो इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसमें? N2 का। किसका? नाइट्रोजन गैस का। ठीक है। अब पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि जब बहुत अधिक टेम्परेचर्स हो, क्या हो? बहुत अधिक टेम्परेचर्स हो जिसको अन्य किसी के द्वारा ना मापा जाए, उसको पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा यहाँ तक कि सनलाइट के टेम्परेचर्स को भी, यानी सूर्य के प्रकाश के टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है। सूर्य ताप के, ठीक है, टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है टेम्परेचर्स की कुछ यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है। यही से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। पहली बात तो जो वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि एक रेंज दे दी जाती है टेम्परेचर की, वहाँ पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा मापा जाएगा। तो आप याद रखिए, जब आपको समझ में ना आए 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो तो याद रखिए उसमें यदि विकिरण तापमापी दिया हो तो उसको आपको विकिरण तापमापी का यूज करना होगा। ठीक है। अब देखिए, अब है टेम्परेचर को के यानी कि कौन कौन से पैमाने हैं। जैसे टेम्परेचर को मापा जाता है यानी कि डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और र्यूमर थर्मामीटर, र्यूमर पैमाना। ठीक है, इनके मध्य में क्या रिलेशंस होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के रूप में पूछ लिया जाता है, या आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि इसको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है, तो सिंपल से है। देखिए, F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू R/4। ये याद रख लीजिए, यानी कि ये आपका क्या है? फ़ारेनहाइट है, F फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये C डिग्री सेल्सियस, R र्यूमर। ठीक है, अब सिर्फ कई बार सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया। र्यूमर तो बात की बात है, कई बार एग्जाम में सीधे इन दोनों के मध्य में पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों के मध्य में याद रखिए F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5, यानी कि यदि आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो ए फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, यदि फ़ारेनहाइट में दी है, र्यूमर पैमाने में चेंज करना है तो ए फॉर्म इन दोनों के मध्य में रिलेशन लगा दीजिए। ठीक है, यदि सी इन दोनों के मध्य में चाहिए तो लगा दीजिए। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है। किसमें? केल्विन में। तो याद रखिए, केल्विन में चेंज करने के लिए बस 273 का ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 273 ऐड कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। अब केल्विन यानी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए आपने 273 प्लस कर दिया। क्या कर दिया? 273 प्लस कर दिया। लेकिन अब केल्विन से यदि डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो माइनस 273 कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस के 273। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन रखिए क्योंकि मैं बहुत ब्रीफ में करा रहा हूँ लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर कर रहा हूँ आपका। ठीक है, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। अब यहीं पे एक टॉपिक आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा रखिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? हमेशा 0 केल्विन। क्या होगा? 0 केल्विन आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स होगा। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है परम शून्य ताप टेम्परेचर, परम शून्य ताप की वैल्यू क्या है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है? तो 0 केल्विन ही आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। यदि वो सेल्सियस के रूप में हो तो याद रखिए इसमें माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। तो या
माइनस के 273.1, 273 तक ही दी जाती है वैल्यू। यदि पूरी दी है तो 273.15 डिग्री सेल्सियस उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, माइनस में, यदि सेल्सियस में दिया है, ठीक है। अब जो इसके बाद एक टॉपिक्स आता है, कहने को तो केमिस्ट्री के अंदर भी टॉपिक है, लेकिन वो फिजिक्स में भी, यानी इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन है। यानी किसी एक होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आपने देखा होगा कई बार कि एग्जाम में दे दिया है दूध को दही में परिवर्तन होना, यानी दूध का दही में परिवर्तन होना, या बर्फ का या जल का बर्फ में परिवर्तन होना, या बर्फ से जल में परिवर्तन होना, एक किसका एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ में उसके गुण, पदार्थ के गुण में, जैसे रंग, ताप, घनत्व, आयतन, रूप आदि में परिवर्तन हो, आदि में परिवर्तन हो, तो उसे वह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। देखिए आपने देखा बर्फ है, बर्फ से पानी जल में चेंज हुआ, तो बर्फ से जल में चेंज हुआ तो उसका आयतन चेंज हो गया, ठीक है, घनत्व भी चेंज हो जाएगा। अब ये चेंजिंग हो गई, लेकिन आपने देखा इसके रासायनिक कंपोजिशन, यानी रासायनिक जो संयोजन है वो चेंजिंग नहीं होगी। रासायनिक कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा, कभी भी केमिकल कंपोजिशंस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। केमिकल कंपोजिशंस यानी रासायनिक संगठन उसका कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यह हमेशा टेम्परेरी होगा। आपने देखा कि जल का बर्फ में परिवर्तित होना या बर्फ का जल में परिवर्तित होना, ये एक टेम्परेरी होता है, ना कि परमानेंट होता है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी, अस्थाई है। कैसा है, अस्थाई है, ठीक है। क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक है। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ नहीं बनता है। आपने देखा बर्फ से जल, जल से बर्फ, कोई यानी केमिकल कंपोजिशन कोई चेंजिंग नहीं हुई तो नया पदार्थ बनेगा नहीं, यानी केमिकल कंपोजिशन उसका वही रहता है, ठीक है। तो यह अस्थायी होता है, यानी टेम्परेरी होता है, ठीक है। अब जब बात केमिकल चेंजिंग की जाए, केमिकल चेंजेस, ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हमेशा रखिए एक केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, यानी रासायनिक संगठन पदार्थों का चेंज होता है। रासायनिक पदार्थ, रासायनिक संगठन चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। और एक स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। हमें जब स्थायी होगा एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। जैसे सिंपल से कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है तो एक नया पदार्थ बन गया CO2। या एक काम करो, ग्लूकोज का विघटन करा दो, C6H12O6, ठीक है, विघटन करा कार्बन और H2O बनता है, यानी नया पदार्थ बन रहा है, कोई कंपोजिशन दोनों ही अलग हो रहे हैं, ठीक है, कंपोजिशंस दोनों ही अलग हो रहे हैं, ठीक है। मैं बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको किस प्रकार से चेंजिंग होती है, ठीक है। यानी कि इसका विघटन किया तो कार्बन अलग, H2 अलग, ठीक है। तो क्या बना आपका, यानी कि जो नया
पदार्थ बना उसका केमिकल कंपोजिशन इसकी अपेक्षा बिल्कुल अलग है, क्योंकि कार्बन अपना अलग हो गया, H2 का अपना अलग हो गया कंपोजिशन, ठीक है। तो और एक ऐसा होता है स्थायी होता है, कैसा होता है, स्थायी होता है, ठीक है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मनुष्य का एक कमरे का जल के जमने का और जल के उबलने का एक नॉर्मल टेम्परेचर क्या क्या होता है, ठीक है। मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मनुष्य की बॉडी 37 डिग्री। कमरे का एक रूम टेम्परेचर जो होता है एक एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस। जल के जमने का होता है, आप जानते हो, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जल के उबलने का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार अर्थात यानी कि ऊष्मा के द्वारा है ना, ऊष्मा के द्वारा है ना, नाम ही है ऊष्मीय प्रसार, यानी ऊष्मा के द्वारा क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या चेंज हो रही है, ठीक है। देखिए, सामान्य टेम्परेचर बढ़ने से क्या चेंजिंग हो रही है ना, आपने देखा सामान्य जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी पदार्थ का तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आयतन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सामान्यतः जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वस्तु उस पदार्थ का क्या होता है, आयतन बढ़ता है, क्या होता है, आयतन बढ़ेगा। लेकिन इसी में एक आ जाता है असामान्य प्रसार की बात करता हूं मैं, असामान्य प्रसार की बात होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब बात जल की करता हूं तो जल की बात कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जल हमेशा 0 से पहले स्टार्टिंग में जब 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन घटता है, इसका आयतन क्या होता है, घटता है। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से जब आगे बढ़ाते हैं, 4 से आगे बढ़ाएंगे तब आयतन बढ़ेगा, याद रखिए, यानी 0 से 4 तक घटेगा, फिर 4 से आगे बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, ठीक है। ये जल में है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, ठीक है। ठीक है, इतना आ गया। जब पदार्थ के यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ऊष्मीय प्रसार होता है। ऊष्मीय प्रसार में भी कई प्रकार के प्रसार देखे जाते हैं, जैसे रेखीय प्रसार, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक। आपने देखा होगा किसी पदार्थ की लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, यानी किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर डेल्टा टी, ठीक है, उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि, ठीक है, वो क्या कहलाती है, रेखीय प्रसार, ठीक है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात की रहे हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा से रिप्रेजेंट करो, बीटा से रिप्रेजेंट किया क्षेत्रीय प्रसार डेल्टा ए, यानी एल की लंबाई की जगह क्षेत्रफल ले लो, ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ए जे डेल्टा टी क्या टेम्परेचर है। इसी प्रकार से आयतन प्रसार गुणांक ले लीजिए, आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। तो गामा से रिप्रेजेंट कर दीजिए डेल्टा वी अपॉन बी डेल्टा टी, ठीक है।
यानी किसी वस्तु का किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? उसका आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अल्फा बीटा गामा के मध्य में रिलेशन पूछा जाता है। तो कई बार एग्जाम पूछा गया है अल्फा बीटा गामा, तो सिंपल रख लो अल्फा बीटा गामा के मध्य में रिलेशन होता है 1:2:3। क्या होता है? 1:2:3, याद रखिए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में मध्य रिलेशन जो होगा 1:2। अल्फा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं β/2 γ/3। अल्फा बीटा गामा में यह रिलेशन होता है। एक मिनट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, ठीक है। आपने देखा ऊष्मा जो फ्लो होती है, यानी कि जो ऊष्मा होती है वो किस प्रकार से फ्लो होती है, हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जब बात 3 विधि से होता है, एक होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। ठीक है, यानी कि चालन, संवहन, विकिरण 3 विधि से होता है। अब देखते हैं तीनों विधि में क्या है। आपने देखा चालन, सॉलिड की बात करें, ठोस की बात करें हम, ठोस में क्या होते हैं? अणु पास पास में होते हैं। क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। देखिए, पास पास में है अणु। यदि मैं यहाँ पर हीट करूँगा, यानी कोई वस्तु यहाँ पे हीट होगी, यानी जे वाला अणु यदि हीट होगा और क्या है? अणु इसके पास पास में, क्या है? पास पास में, तो जो ऊष्मा होगी एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, इस तरीके से फ्लो होती रहती है। यानी कि इस विधि की जब एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफर होती रहती है, क्योंकि ये अणु बहुत पास पास में होती है, इस प्रकार से जो फ्लो होता है वो केवल सॉलिड के अंदर होता है। किसमें होता है? सॉलिड में। यानी चालन विधि से जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो केवल सॉलिड में होता है। किसमें? सॉलिड में। ठीक है, अब बात संवहन विधि की बात करें। ठीक है, आपने देखा द्रव के अणु क्या होता है? सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़ा दूर दूर। ठीक है, ठीक है। अब यदि इसमें आग, हीट लगे, है ना, यानी ये गर्म हुआ, तो गर्म होने के बाद ये ऊपर उठने लगते हैं, हल्के हो जाते, ऊपर उठने लगते हैं, है ना। क्या होते हैं? ये ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, और ये किसकी हो जाते हैं? ठंडे वाले दूसरे भाग की हो जाते हैं। ठीक है, जबकि इस स्थान पे क्या आ जाते हैं? जो ठंडे अणु हैं वो इस स्थान पर आने लगते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से, यानी कि द्रव में कैसे संवहन विधि के द्वारा से ऊष्मा का प्रभाव होता है, यानी कि जो गर्म है वो ऊपर उठे और ठंडे वाले स्थान पर पहुंचने लगते हैं, जबकि जो जहाँ स्थान छोड़ा है उस भाग से, यानी उस भाग जहाँ पे स्थान छोड़ा है वहाँ ठंडे वाले भाग से इधर की ओर आने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्लो होगा वो किस में होता है? लिक्विड में होता है। ठीक है, अब विकिरण की बात की जाए। आपने देखा विकिरण वहाँ होता है यानी कि निर्वात में, यानी प्रकाशीय तरंगे, यानी जहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है? किस विधि से होता है? विकिरण विधि के द्वारा क्या होता है? ऊष्मा का फ्लो होता है। जैसे आपने देखा सनलाइट, प्रकाश के द्वारा, है ना, जो लाइट आती है, सनलाइट जो आती है, उसके लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। इसके अतिरिक्त आपने देखा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी आपको किसी प्रकार की क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक चलिए, यानी कि आप देख लो चालन विधि से ठोस में, ठीक है, और संवहन विधि से क्या हुआ? द्रव में और गैस में। ठीक है, संवहन विधि से क्या होता है? द्रव और गैस में, क्योंकि द्रव और गैस दोनों के अणु दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल जो गर्म होता है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? किस विधि के द्वारा? तो वायुमंडल जो गर्म होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। कैसे? संवहन विधि के द्वारा, है ना, वायुमंडल का गर्म होना। ठीक है, वायुमंडल का गर्म होना संवहन विधि के द्वारा। और सूर्य से
जो सनलाइट प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक रह गया सिंपल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल। ठीक है, अब 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा? 4.186 इंटू 10 की पावर क्यू जूल। ठीक है, किलो की बात चल रही है तो 10 की पावर क्यू कर दिया। ठीक है, अब यदि जूल से कैलोरी में चेंज करने के लिए कहें, जूल से कैलोरी में, ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1/4.186। ठीक है, कैलोरी। अब इसको चेंज कर लेना आप, जो आंसर आ जाएगा वो आपका चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका जो चैप्टर्स था हीट के अंतर्गत आपका इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। मेरे पास जो भी था, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई भी टॉपिक छूट गया तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत। केमिस्ट्री के अंदर मेरे 3 या 4 लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन 3 या 4 लेक्चर्स ऐसे रहेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। तो याद रखिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट्स है तो बेहिचक कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।